So what do we mean by charging a material? मटेरियल को चार्ज करने का मतलब होता है या तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिक्रीज कर देते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, और जब हम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिक्रीज कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया? तो क्या हम कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं? Yes, we can do that. Okay. क्या हम इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हैं? Yes, स्केल इंसुलेटर ही तो है, प्लास्टिक है ना ये, इसको भी हमने रब करके चार्ज कर दिया। Rather, it is easy to charge insulator. इंसुलेटर को चार्ज करना इजी होता है। अब तुम्हें इसमें करना क्या है? चार्ज करने के लिए तुम्हें करना क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज करना है या इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिक्रीज करना है। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन इसको देने हैं या इलेक्ट्रॉन इसमें से डोनेट करने हैं। ठीक है, तो हम क्या कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ही डोनेट हो सकते हैं या वो ही मूव कर सकते हैं। तो इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं, तो इसका मतलब ना तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कंडक्शन के लिए जरूरी होता है, और कंडक्शन और चार्जिंग दो अलग अलग प्रोसेस हैं, ये ध्यान रखना। चार्ज करना और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना, ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं। ठीक है, चार्जिंग जो होता है वो एक अलग प्रोसेस है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी नीड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। चार्जिंग के लिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं उसका इन्फ्लुएंस नहीं है। इसीलिए तो तुम देखोगे कि जब भी हम चार्जिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वूल, सिल्क, ठीक है, प्लास्टिक, इवन हमारे वूलन अपर्स जो हैं वो चार्ज हो जाते हैं, होते हैं ना चार्ज। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे बेसिक? तो कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस, इट इज द एबिलिटी, क्षमता, एबिलिटी ऑफ अ substance to hold इलेक्ट्रिक चार्ज। कि एक सब्सटेंस है हमारे पास, मान लो ये प्लास्टिक का स्केल ही है या एक मेटालिक प्लेट है एल्यूमिनियम की, इसको तुम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हो या कितने इलेक्ट्रॉन तुम इसमें से विड्रॉ कर सकते हो। अब अगर तुम केमिस्ट्री के टर्म्स में जाओगे तो तुम मैक्सिमम इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि इसकी वैलेंसी +3 होती है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। ठीक है, लेकिन हम एल्यूमिनियम एटम की बात नहीं कर रहे, हम एल्यूमिनियम एक पूरा मटेरियल की बात कर रहे हैं जिसमें एक हमारे पास शीट है जिसमें बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, तो इसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होगी चार्ज को रिसीव करने की या चार्ज को देने की, मतलब चार्ज होने की। इट विल हैव अ सर्टेन लिमिट टू गेट चार्ज, और उस लिमिट को, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इसका कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर तुम क्या करोगे, इसकी लिमिट से ज्यादा इसको चार्ज कर दोगे
मोर देन द लिमिट ऑफ मटेरियल अगर तुम उसको चार्ज कर दोगे तो फिर क्या होगा, दैट चार्ज विल गेट लीक्ड टू द सराउंडिंग, वो चार्ज सराउंडिंग में फैलना शुरू हो जाएगा। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बकेट है, तुम भर रहे हो बकेट को, तो बकेट को भरने की कैपेसिटी है, मतलब 20 लीटर की बकेट है तो उसमें 20 लीटर पानी आ सकता है। तुम 20 लीटर से ज्यादा डालने की कोशिश करोगे तो स्पेल हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा। तो उसी तरह से हम समझ सकते हैं कि हर मटेरियल की एक चार्ज होल्डिंग एबिलिटी होती है, तुम उसको कितना चार्ज दे सकते हो। 2 कूलम दे सकते हो, 10 कूलम दे सकते हो, 100 कूलम दे सकते हो, या 1000 कूलम चार्ज उस पर दे सकते हो। उससे ज्यादा अगर तुम चार्ज दोगे तो वो लीक हो जाएगा। जैसे मान लो, अब तुम कहोगे कि लीक कैसे होगा, अगर मान लो तुम ये कहते हो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने हैं और मैं करता जाऊं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता जाऊं, तो जब मैं किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता हूं तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अब इस पर पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी, द कंसेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव विल इंक्रीज, और इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये अपने सराउंडिंग में जितना नेगेटिव होगा ना उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जब ये सराउंडिंग से नेगेटिव को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा तो वो पॉजिटिव सराउंडिंग भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं चार्ज का लीक होना। मतलब मैंने जो बकेट का एग्जांपल दिया तो तुम उसमें समझ सकते हो कि हो सकता है कि चार्ज उड़ के बाहर चला जाए, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव उड़ के बाहर कहाँ जाएगा, मतलब पॉजिटिव तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ना, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होता जा रहा है। तो जब वो एक लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो जाएगा तो अपने सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा, जो भी उसके सराउंडिंग में होगा, हवा है, पानी है, कोई मटेरियल उसके आसपास रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, तो उसमें से वो इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देता है। तो मतलब वो पॉजिटिविटी फैलाना शुरू कर देता है आसपास। और अगर तुम किसी मटेरियल को इलेक्ट्रॉन देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ तो उसकी इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की एक एबिलिटी है ना, तो इसमें नेगेटिविटी इतनी बढ़ती चली जाएगी, नेगेटिव होता चला जाएगा कि ये सराउंडिंग को फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पास ऑन करना शुरू कर देगा। तो आसपास के सराउंडिंग को ये नेगेटिव बनाना शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं लीकेज ऑफ द चार्ज, पासिंग ऑन। ठीक है, तो जो एक सब्सटेंस की एबिलिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की, कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटेंस को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। क्योंकि जब तुम किसी मटेरियल को चार्ज देते हो, व्हेन यू प्रोवाइड अ चार्ज टू मटेरियल, तो उस चार्ज की वजह से उस मटेरियल के आसपास एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। मान लो तुमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, और उन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, पोटेंशियल। ठीक है, अगर तुमने इसको नेगेटिव चार्ज दिया तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्ट होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगी वहां क्या होगा, पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या कहलाता है, इट इज डिफाइंड एज, जो पहला डेफिनेशन मैंने बताया था वो एक जनरल डेफिनेशन थी कैपेसिटेंस की, जो तुम्हें एग्जाम में लिखनी है वो ये है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज given to the substance to the potential increase, कि तुमने कितना चार्ज दिया और उसका कितना पोटेंशियल राइज हुआ, इसका जो रेशियो है उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है,
अब तुम किसी मटेरियल को जितना ज्यादा चार्ज दोगे उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा या कम होगा? कम। तुम जितना ज्यादा चार्ज दोगे पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। अगर इस पे 10 कूलम चार्ज है तो 10 कूलम चार्ज की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल है, और अगर इस पे 5 कूलम चार्ज है तो 5 कूलम चार्ज की वजह से जो यहाँ पोटेंशियल है सेम डिस्टेंस पे, तो किस वजह से ज्यादा होगा पोटेंशियल? 10 कूलम की वजह से ज्यादा होगा या 5 कूलम की वजह से ज्यादा होगा? 10 कूलम की वजह 10 से कूलम की ज्यादा। वजह से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यस। लेकिन इस मटेरियल की एक चार्ज होल्ड करने की लिमिट है, यस। उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना यहाँ पे। उससे ज्यादा ना ये चार्ज होल्ड कर सकता है, और जब इसकी चार्ज होल्ड करने की लिमिट है तो यहाँ पोटेंशियल की भी क्या हो गई, लिमिट हो गई। लिमिट। ठीक है, तो इसका लिमिट है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है Q इक्वल टू सी वी। तो यहाँ पे C जो है हम लिखते हैं कि द मोर द चार्ज इज गिवन टू द सब्सटेंस मोर इज द पोटेंशियल। सो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल और पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट यहाँ पे यूज किया और इसको हमने सिंबल दिया C। और C क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अगर मैं इसको C लिखूं Q अपॉन V, तो Q की यूनिट होती है कूलम और V की यूनिट होती है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट को एक कलेक्टिव नाम दे दिया गया फैरेड। तो फैरेड इसकी यूनिट आ गई। फैरेड किसकी यूनिट आ गई? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की। बट फैरेड इज अ वेरी बिग यूनिट, इट्स अ वेरी बिग यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट है ये। जैसे लाइट ईयर, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस की बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स है, उसी तरह फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है। तो जनरली हम जो कैपेसिटेंस एक्सप्रेस करते हैं वो या तो माइक्रो फैरेड में एक्सप्रेस करते हैं या मिली फैरेड में एक्सप्रेस करते हैं, बट माइक्रो या उससे ऊपर हम ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं वैल्यूज। यस। ठीक है, अब इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम, और वोल्टेज होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे तो यहां आ जाएगा चार्ज इनटू करंट इनटू टाइम अपॉन वर्क डन। तो ये चार्ज फिर से हो गया, तो ये भी करंट इनटू टाइम हो गया, ये भी करंट इनटू टाइम, तो ये स्क्वायर स्क्वायर हो गए, और नीचे वर्क डन हो गया। तो वर्क डन का डायमेंशन होता है एनर्जी का, तो ऊपर हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और एनर्जी का डायमेंशन होता है ए माइनस। ml2t-2। और जब तुम इसको कलेक्टिवली लिख दोगे तो ये बन जाएगा m-1 l-2 t4a2। ये इसका डायमेंशन। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि 1 मार्क में कई बार ये आ जाता है, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस। डायमेंशनल एनालिसिस का एक क्वेश्चन तुम्हारे कॉम्पिटिटिव तक बनता है, कॉम्पिटिटिव में भी बनता है, पर वो कौन सा आ जाएगा कोई पता नहीं होता, तो इसलिए जनरली हमें डायमेंशन फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ओके, अब हम एक, so that is isolation. So you have kept a sphere with a positive charge in isolation. It is not in contact with this. It has a charge plus q, और वो
कहाँ पे है, isolate, ठीक है, और इसका रेडियस हमने एज्यूम किया a. So suppose a charge q is given to the sphere, the charge spreads on the outer surface of the sphere uniformly so that the potential at every point on the surface is same. अब चार्ज पूरे सरफेस पे ऐसा स्प्रेड आउट हुआ कि हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसका, तो हर जगह क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका पोटेंशियल भी हर जगह सेम है सरफेस पे. एज अ रिजल्ट द लाइंस ऑफ द फोर्स इमर्जिंग फ्रॉम द स्फीयर एवरीवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस. हमें ये पता ही है कि वो नॉर्मल रेडियली आउटवर्ड होती हैं, so they diverging radially from the center O of the sphere, therefore we can assume that the charge O is concentrated at the center. तो अगर ये सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो इसका मतलब चार्ज कहाँ है, सेंटर में. तो अगर चार्ज सेंटर में है तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, पोटेंशियल एट सरफेस. क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू के क्यू बाय द डिस्टेंस. तो सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस हमने कितना एज्यूम किया, a. तो ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन, ठीक है. नाउ एज वी नो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V. तो यहां पे ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो, K Q अपॉन A को ऊपर ले जाओ, Q से Q कट गया तो ये आ गया A अपॉन K. तो 1 अपॉन K क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन. तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन इनटू A. ये समझ आ गया ना, 1 अपॉन K जो होगा वो 4 पाई एप्सिलॉन होगा, क्योंकि K जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है. तो अगर तुम इसको क्रॉस, तो 4 पाई एप्सिलॉन इज 1 अपॉन K. अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, ध्यान से सुनना. हमारे पास आ गया कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो ये है, और किस टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए है, कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है ये, कैसा कंसिडर किया था, शेप स्फेरिकल. इसका मतलब कैपेसिटेंस यहाँ पे सिर्फ ए की वैल्यू है जो वेरिएबल है, और वो है रेडियस, वेयर ए इज रेडियस, ठीक है. बाकी तो कांस्टेंट है. तो अब तुम क्या करो, यहाँ पे a की वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 5 6400 6 10 टू द पावर 6 मीटर सब्स्टिट्यूट कर दो. ये पता है किसकी वैल्यू है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है ये. तो अगर हम ये माने कि जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया है वो अर्थ जितना बड़ा है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी आती है वो देखते हैं. कैलकुलेट करते रहना साथ साथ. 4 पाई एप्सिलॉन ए, तो 4 पाई एप्सिलॉन ए की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9, -9 हो जाएगी. और रेडियस तुमने लिया 6.4 इंटू 10 टू पावर 6. सॉल्व करके बताओ जरा कितनी वैल्यू आएगी इसकी. देखा कितना छोटा वैल्यू है ये, मतलब अर्थ के ऊपर भी 1 फैरेड वैल्यू नहीं है, ये 1 फैरेड नहीं है बेसिकली. अगर तुम इसको वैसे करो तो ये है 576 इंटू 10 टू माइनस 2. मतलब तुम इसको और अगर ये मल्टीपल ऑफ 10 हटाना चाहो तो ये हो जाएगा 6 7 5, 1 और 2,
तो 0.05 फैरेड है। अर्थ का कैपेसिटेंस 0.057 फैरेड है। कितना है अर्थ का कैपेसिटेंस? 0.057 फैरेड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इफ कैपेसिटेंस इज 1 फैरेड, अगर कैपेसिटेंस 1 फैरेड होता है, जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड होता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर तुम उस सब्सटेंस को 1 कूलम चार्ज दो, कितना चार्ज दो? 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज दो, तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाए, अगर तुम उसको 1 कूलम चार्ज दो, तो तुम कहोगे कि उसका कैपेसिटेंस जो है वो 1 फैरेड है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes. Capacitance is said to be 1 farad when the potential of the substance is raised by 1 volt on providing a charge of 1 coulomb. So this is such a big unit, 1 farad. That's why I'm saying it. अब ये मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये रीजनिंग क्वेश्चन में आ जाता है कई बार कि why 1 farad is a very big unit. Explain. Why do we express in microfarads? Why do we express in this and that? Okay. So